नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्कर भारद्वाज एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल भारद्वाज क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का संक्षिप्त इतिहास भाग 2। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाग 1 में हमने कहां से कहां तक पढ़ा था। भाग 1 में हमने जो लास्ट पढ़ा था किस प्रकार तैमूर लंका 1398 में हरिद्वार में आक्रमण करने के बाद अपना कत्यूरी वंश की समाप्ति हो गई थी। कत्यूरी वंश का अंतिम शासक था ब्रह्मदेव और तैमूर लंका हरिद्वार में आक्रमण हुआ था। उसके बाद हमारा उत्तराखंड से कत्यूरी वंश का समापन हो गया था। इसी के साथ साथ हमारा कुमाऊं में हमारा चंद वंश और गढ़वाल में पंवार वंश इस चल रहे थे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुमाऊं में चंद वंश के बारे में। तो कुमाऊं में चंद वंश का संस्थापक था हमारा सोमचंद। यह 8वीं शताब्दी में कुमाऊं में चंद वंश की स्थापना हुई थी। चंद वंश का संस्थापक हमारा सोमचंद था। सोमचंद जो हमारा क्या था कि यह था जो वर्तमान का उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के झांसी से एक राजकुमार उत्तराखंड में घूमने के लिए आया था कुमाऊं में। और कुमाऊं में जो अपना चंपावत में कत्यूरी वंश का शासक ब्रह्मदेव शासन कर रहा था। ये ब्रह्मदेव वो वाला ब्रह्मदेव नहीं है जो 1398 में हरिद्वार में मरा था, दूसरा वाला ब्रह्मदेव है। तो ब्रह्मदेव वहाँ शासन कर रहा था 8वीं शताब्दी में। और इसने अपनी लड़की की शादी किसी सोमचंद से कर दी। और सोमचंद को क्या है, इसने चंपावत क्या है दहेज में दे दिया। जब इसे चंपावत दहेज में दे दिया तो सोमचंद ने चंपावत में राजगंगा का किला बनाया है। सोमचंद ने चंपावत में क्या बनाया, एक राजगंगा का किला बनाया और अपनी राजधानी क्या है इसने चंपावत में बना दी। और यह जो सोमचंद था यह एक मांडलिक राजा था। मांडलिक मतलब ये होता है कि मतलब ये किसी दूसरे राजा के अंदर में था, दूसरे राजा को कर देता था। ये जो था डोटी के राजा जयदेव मल को ये कर देता था। डोटी के राजा जयदेव मल को कर देता। डोटी जो है वर्तमान का जो नेपाल क्षेत्र है ना, नेपाल का पहला नाम डोटी था। तो डोटी के राजा को ये कर देता था। उसके बाद जो इसी वंश में जो 8वां राजा हुआ बीणाचंद। इसी वंश में 8वां राजा कौन सा हुआ, बीणाचंद हुआ। बीणाचंद ने 856 से 869 तक शासन किया। और ये क्या एक भोगविलासी राजा था। बीणाचंद एक राजा कौन सा राजा था, भोगविलासी राजा था, जिससे कि खसों ने क्या इस पे चंदवंश से अपना अधिकार कर दिया। और खसों ने 200 साल तक कितने क्या 200 साल तक चंदवंश से अपना आधिपत्य स्थापित किया। 200 साल तक इन्होंने कुमाऊं पे अपना अधिकार किया। खसों का जो पहला राजा था राजा बीजड़ था। और अंतिम राजा कौन था इनका, सोपाल था। खसों का अंतिम राजा कौन था, सोपाल था। उसके बाद जो हमारा 9वां राजा चंदवंश का 9वां राजा है वीरचंद आया। वीरचंद ने खसों को पराजित करके पुनः कुमाऊं में चंदवंश की स्थापना कर दी। और वीरचंद ने 1065 से लेके 1080 तक कुमाऊं पे अपना शासन किया। उसके बाद इसका जो 23वां राजा हुआ था, 23वां राजा था थुअरचंद। 23वां राजा कौन सा था, थुअरचंद हुआ था। इसने 1261 से लेके 1275 तक शासन किया थुअरचंद में। और कुछ इतिहासकार तो जो है थुअरचंद को ही चंदवंश का संस्थापक मानते हैं। कुछ इतिहासकार क्या है, थुअरचंद को ही चंदवंश का संस्थापक मानते हैं, जबकि थुअरचंद हमारा 23वां राजा था। और इसका 25वां राजा होता है त्रिलोकचंद। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो 25वां राजा हमारा त्रिलोकचंद होता है, इसने पहली बार क्या है चंदवंश को विस्तार किया। इसने पहली बार चंदवंश का विस्तार किसने किया, त्रिलोकचंद ने। त्रिलोकचंद हमारा क्या था, 25वां राजा था। उसके बाद हमारा आता है 29वां राजा। 29वां राजा कौन सा आता है, गरुड़ ज्ञानचंद। 29वां राजा हमारा गरुड़ ज्ञानचंद। इसने क्या 1374 से लेके 1419 तक 1374 से लेके 1419 तक कुमाऊं में शासन किया था। ये चंदवंश के मतलब सबसे ज्यादा उस 45 साल तक इसने क्या कुमाऊं में शासन किया। चंदवंश का जो शासक था उसमें सबसे ज्यादा उम्र तक इसने शासन किया था, 45 साल तक। और इसे क्या है गरुड़ की उपाधि मिली थी। गरुड़ की उपाधि से किसने दी थी, फिरोज शाह तुगलक ने। जो तुगलक वंश का शासक था फिरोज शाह तुगलक ने इसे गरुड़ की उपाधि दी थी। कहा जाता है कि इसने जब यह दिल्ली दौरान में गया था तो इसने एक ही तीर से क्या गरुड़ को मार दिया था। और दिल्ली के दौरान में जाने वाले प्रथम शासक था जो दिल्ली दौरान में गया था। उसके बाद हमारा आता है 35वां राजा। 35वां राजा कौन सा आता है हमारा, भारती चंद ने 1437 से लेके 1450 तक शासन किया। और यह प्रथम स्वतंत्र शासक था। जो इससे पहले जितने भी शासक हुए थे ना वो सब मांडलिक राजा थे। मांडलिक मतलब दूसरे राजा के अंडर अधीन में राज्य को करते थे, शासन करते थे, दूसरे राजा को ही कर देते थे। तो भारती चंद था जो
प्रथम स्वतंत्र शासक था। इसने क्या किया कि डोटी में जो वर्तमान का नेपाल है उससे क्या है 12 वर्षीय युद्ध लड़ा, डोटी के साथ 12 वर्षीय युद्ध लड़ा। और जो उस समय जो है जब इसने 12 वर्षीय युद्ध लड़ा तो जो वहाँ की स्त्रियां थी या वहाँ की स्त्रियां थी जो डोटी के अपना जो भारतचंद के सैनिक थे इनसे उनका संबंध हो गया था। इससे वो वहाँ ये क्या नायक जाति की उत्पत्ति हुई, नायक जाति। और जो उस वहाँ की स्त्रियां थी जो उनको कटकली कहा जाता है, उनको क्या कहा जाता है कटकली। और इस वंश का 36वां राजा होता है हमारा रतनचंद। 36वां राजा रतनचंद होता है। रतनचंद इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले इसने सबसे पहले क्या है कुमाऊं गढ़वाल में भूमि बंदोबस्त किया था। कुमाऊं गढ़वाल में किसने भूमि बंदोबस्त किया था? रतनचंद ने। और रतनचंद ने सोर राज्य जीता। सोर राज्य क्या है जो वर्तमान हमारा पिथौरागढ़ उसका कुछ सोर क्षेत्र है ना, उस समय एक सोर के अलग सा राज्य था। तो सोर राज्य किसने जीता? हमारा रतनचंद ने। उसके बाद हमारा 37वां राजा आता है कीर्तिचंद। कीर्तिचंद भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कीर्तिचंद ही पहला वह राजा है जिसने गढ़वाल पे आक्रमण किया। कीर्तिचंद ने गढ़वाल पे आक्रमण किया और गढ़वाल के राजा अजयपाल के साथ इसका युद्ध हुआ और प्रथम युद्ध में इसने अजयपाल को हरा दिया। अजयपाल को हराने के बाद इसने जो देघाट है, देघाट को अपनी बाउंड्री निर्धारित किया था। मतलब कि देघाट की एक साइड अपना पश्चिम की साइड अपना गढ़वाल था और पूर्व की साइड था कुमाऊं था। देघाट को इसने अपनी सीमा निर्धारित किया था। उसके बाद हमारा जो 43वां राजा आता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट राजा है भीष्मचंद। 43वां राजा कौन सा आता है? भीष्मचंद। इसने 1555 से लेके 1560 तक सिर्फ 5 साल इसने शासन किया। और इसने जो है अपनी राजधानी क्या है चंपावत से लेके अल्मोड़ा स्थानांतरित करने की सोची इसने। और इसी उसमें इसने अल्मोड़ा में खगमरा किला बनाया। अल्मोड़ा में खगमरा किला किसने बनाया था? भीष्मचंद ने। और भीष्मचंद की कोई संतान नहीं थी। भीष्मचंद की क्या है कोई भी संतान नहीं थी। इसने जो ताराचंद था, ताराचंद के बेटे बालो को इसने गोद लिया था। और बाद में यही बालो क्या है बालो कल्याण चंद के नाम पे कुमाऊं की गद्दी पे बैठता है। जब ताराचंद की मृत्यु हो जाती है 1560 में, उसके बाद इसका लड़का बालो कल्याण चंद, इसका लड़का क्या है बालो कल्याण चंद गद्दी पे बैठता है। और 1563 में यह अपनी राजधानी चंपावत से लेके अल्मोड़ा ले आता है। चंपावत से अल्मोड़ा ले आता है। बालो कल्याण चंद ने शासन किया था 1560 से लेके 1568 तक। बालो कल्याण चंद ने कब से कब तक शासन किया था? 1560 से लेके 1568 तक। उसके बाद हमारा 45वां राजा आता है रुद्रचंद। 45वां राजा रुद्रचंद आता है। रुद्रचंद ने हमारे 1568 से लेके 1597 तक शासन किया। रुद्रचंद ने कब से कब तक शासन किया? 1568 से लेके 1597 तक। और इसने रुद्रपुर की स्थापना की। इसने क्या है रुद्रपुर की स्थापना की। और इसके टाइम पे इसने क्या है गढ़वाल के राजा बलभद्र शाह के साथ, गढ़वाल के राजा किसके बलभद्र के शाह के साथ इसने ग्वालदम जो हमारा बधानगढ़ है ग्वालदम, उसका युद्ध लड़ा था 1581 में। इसमें एक साइड थे राजा रुद्रचंद था, एक साइड बलभद्र शाह था और उसका साथ था सुकालदेव जो अंतिम कत्यूरी शासक था सुकालदेव। ये एक साइड में बलभद्र शाह और सुकालदेव थे और एक साइड में था राजा रुद्रचंद। और रुद्रचंद का सेनापति तो उस समय था पुरुषोत्तम पंत था। रुद्रचंद का सेनापति कौन सा था? पुरुषोत्तम पंत। तो जो ये लड़ाई हुई थी ना अपना ग्वालदम की लड़ाई, उसमें पुरुषोत्तम पंत मार गया। रुद्रचंद का सेनापति पुरुषोत्तम पंत मार गया। और जो अंतिम कत्यूरी राजा था सुकालदेव, ये भी मारा गया था उसमें। उसके बाद जो हमारा ये अपना जो रुद्रचंद ही होता है, रुद्रचंद के 2 लड़के होते हैं। रुद्रचंद के 2 लड़के होते हैं। एक का नाम होता है शक्ति गोसाई और एक का नाम होता है लक्ष्मीचंद। जो शक्ति गोसाई होता है वो बचपन से ही अंधा होता है, इसलिए उसे क्या है हम कुमाऊं का धृतराष्ट्र भी बोलते हैं। कुमाऊं का धृतराष्ट्र बोलते हैं शक्ति गोसाई को। और दूसरा लड़का था इसका लक्ष्मीचंद। अच्छा एक चीज और बता दें कि जो अल्मोड़ा में मल्ला महल का किला बनाया था वो रुद्रचंद ने बनाया था। रुद्रचंद ने क्या है अल्मोड़ा में मल्ला महल का किला भी बनाया था। और उसके बाद इसका जो लड़का है लक्ष्मीचंद 46वां राजा, कुमाऊं का 46वां राजा बनता है लक्ष्मीचंद। और इसने क्या है 1597 से लेके 1621 तक 1597 से लेके 1621 तक इसने शासन किया। और लक्ष्मीचंद जो राजा था उसने गढ़वाल पर 7 बार असफल आक्रमण किया। उसमें गढ़वाल का शासक कौन था? मानसा था। उस समय गढ़वाल का शासक कौन था? मानसा था। जिसने मानसा के साथ 7 बार असफल आक्रमण किए। मतलब 7 बार एक जाता था और हार के आ जाता था।
परंतु 8वीं बार इसने जो अपना 8वीं बार आक्रमण किया, उसमें जो मानसा का सेनापति था खत्तर सिंह, मानसा का सेनापति क्या था उसमें, खत्तर सिंह था, तो खत्तर सिंह मारा गया। खत्तर सिंह मारा गया और लक्ष्मीचंद ने इस विजय को इतनी बड़ी बना के दिया कि उसने कुमाऊं में क्या खतड़ुआ त्योहार मनाना स्टार्ट कर दिया। उसने कुमाऊं में क्या मनाना स्टार्ट कर दिया, खतड़ुआ त्योहार। उसके बाद कुमाऊं का हमारा 50वां राजा आता है बाज बहादुर। 50वां राजा कौन सा, बाज बहादुर चंद। इसने 1638 से लेके 1678 तक, बाज बहादुर ने 1638 से लेके 1678 तक कुमाऊं में शासन किया। और बाज बहादुर ने क्या किया है, कुमाऊं में जजिया कर लगा दिया। जजिया कर क्या होता है कि जो हिंदू पे एक धार्मिक कर लगता था उसे जजिया कर बोलते हैं। तो ये अपना मुगल वंश ये अपना जो चंद वंश जो था मुगलों के अंडर में था, तो मुगलों में जजिया कर लगाया था। तो इसने मुगल को खुश करने के लिए इसने कुमाऊं में भी जजिया कर लगा दिया। जजिया कर किसने लगाया था, बाज बहादुर चंद ने। उसके बाद हमारा 54वां राजा आता है, 54वां राजा हमारा देवी चंद आता है। देवी चंद ने 1720 से लेके 1726 तक, देवीचंद ने 1720 से लेकर 1726 तक कुमाऊं पे शासन किया। और ये देवीचंद जो है इसको कुमाऊं का रंगीला बादशाह बोलते हैं, या कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक भी इसको बोलते हैं। देवीचंद को क्या बोलते हैं, कुमाऊं का रंगीला बादशाह या कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद कुमाऊं में आता है 59वां राजा आता है प्रद्युमन चंद। यह प्रद्युमन चंद क्या है, एक्चुअली ये प्रद्युमन शाह था। प्रद्युमन शाह क्या है, ललित शाह का लड़का था। परंतु ललित शाह ने क्या किया कि इसे देवी चंद का दत्तक पुत्र बना के कुमाऊं में लाया और कुमाऊं का राजा बनाया था। इसके 59वां राजा क्या प्रद्युमन चंद को बनाया था। उसके बाद इनका 62वां राजा आता है और अंतिम राजा आता है महेंद्र चंद। 62वां राजा और अंतिम राजा कौन सा आता है हमारा, महेंद्र चंद। महेंद्र चंद ने 1788 से लेके 1790 तक कुमाऊं में शासन किया। 1788 से लेके 1790 तक। और 1790 में कुमाऊं में नेपाल से आक्रमण किया किसने, अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौथरिया के नेतृत्व में। 1790 में नेपाल ने कुमाऊं पे आक्रमण किया अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौथरिया के नेतृत्व में, और कुमाऊं के राजा को परास्त कर दिया। इस प्रकार कुमाऊं में गोरखाओं का अधिकार हो गया। कुमाऊं में गोरखाओं का अधिकार कितना रहा, 1790 से लेकर 1815 तक। 1790 से लेकर 1815 तक कुमाऊं में गोरखाओं का अधिकार रहा। और 1815 से लेकर 1947 तक, 1815 से लेकर 1947 तक कुमाऊं में अंग्रेजों का अधिकार रहा। 1815 से लेकर 1947 तक कुमाऊं में अंग्रेजों का अधिकार रहा। अब हम पढ़ेंगे 9वीं शताब्दी के गढ़वाल में। तो 9वीं शताब्दी में गढ़वाल में पंवार वंश की स्थापना हुई थी। तो ये पंवार वंश जो था इसकी स्थापना किसने की, इसकी स्थापना की थी हमारी कनकपाल ने। ये कनकपाल कौन था, ये कनकपाल धार नगरी गुजरात का एक राजकुमार था। और ये यहाँ से घूमने के लिए गढ़वाल में आया था। गढ़वाल में आके अपना उसमें क्या, गढ़वाल में कत्यूरी शासक था भानु प्रताप। जो कत्यूरी शासक भानु प्रताप था वो एक्चुअल गढ़वाल में उसमें क्या अनेक गढ़ थे, 52 गढ़ थे। 52 गढ़ में जो सबसे शक्तिशाली शासक था भानु प्रताप था। भानु प्रताप ये चांदपुर गढ़ी का शासक था। तो चांदपुर गढ़ी का शासक जैसे भानु प्रताप ने कनकपाल से अपनी पुत्री का विवाह करके इसको चांदपुर गढ़ी से दान में दे दिया। जो हमारा कनकपाल था यह सौनक गोत्र का था। कौन से गोत्र का था, सौनक गोत्र का था। या हम कह सकते हैं कि जितने भी पंवार वंश के शासक थे सबका सब गोत्र एक था, सौनक गोत्र। तो जब चांदपुर गढ़ी से दहेज में मिल गया था तो कनकपाल ने चांदपुर गढ़ी को अपनी राजधानी बना दिया। कनकपाल ने क्या किया, चांदपुर गढ़ी को अपनी राजधानी बना दिया। उसके बाद राजा तो कई आए, परंतु अपना जो साहित्यकार बोलते थे इस बात कोई राजा आए नहीं। डायरेक्ट हमारी बात मानते हैं कि 24वां राजा है सोनपाल आया था। सोनपाल ने क्या है, भिलंग घाटी को या हमने चांदपुर गढ़ी से लेके भिलंग घाटी को अपनी राजधानी बनाया सोनपाल ने। और सोनपाल ने कब से कब तक शासन किया, 1243 से लेके 1250 तक। सोनपाल ने 1243 से लेके 1250 तक गढ़वाल में शासन किया। और इसने भिलंग घाटी, टिहरी गढ़वाल के भिलंग घाटी में अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी। उसके बाद ये अपना 28वां राजा आता है लखनपाल या लक्षणदेव। 28वां राजा कौन सा आता है हमारा, लखनपाल या लक्षणदेव। लखनपाल इसने शासन किया था 1310 से लेकर 1330 तक। और इसने क्या है, अपने नाम की मुद्राएं छापनी स्टार्ट कर दी। ये बोल सकते हैं कि अपना भिलंग घाटी का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था हमारा, लखनपाल था। लखनपाल को हम भिलंग घाटी का प्रथम स्वतंत्र शासक मान सकते हैं। प्रथम स्वतंत्र शासक हमारा लखनपाल था। उसके बाद 33वां राजा आता हमारा, 33वां राजा था असलदेव। 33वां राजा कौन सा था हमारा, आसलदेव। आसलदेव ने 1433 से लेकर 1442 तक, आसलदेव ने 1433 से लेकर 1442 तक गढ़वाल पे शासन किया। और आसलदेव ने क्या किया कि जो अपनी राजधानी थी वो अपना भिलंग घाटी से स्थानांतरित करके
दोबारा चांदपुर गढ़ी ले आया। आसल देव कहाँ ले आया? भेलंग घाटी से राजधानी दोबारा चांदपुर गढ़ी ले आया। फिर आसल देव के बाद हमारा 37वां राजा और मोस्ट इंपॉर्टेंट राजा जो है इस वंश का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट राजा बोल सकते हैं हम, अजयपाल को। 37वां राजा क्या था? अजयपाल था। अजयपाल ने 1490 से लेके 1519 तक 1490 से लेके 1519 तक गढ़वाल पे शासन किया। और अजयपाल ने क्या किया कि चांदपुर गढ़ी से पहले क्या अपनी राजधानी ये देवलगढ़ लाया। चांदपुर गढ़ी से अपनी राजधानी कहाँ लाया? देवलगढ़ लाया। कब लाया? 1512 ईस्वी में अपनी राजधानी देवलगढ़ लाया। और 1517 में देवलगढ़ से अपनी राजधानी क्या है? श्रीनगर ले आया। उसके बाद राजधानी हमारी श्रीनगर ही रहती है। जो छोटी मोटी इधर उधर जाती है उसको मैं आपको बताऊंगा, परंतु श्रीनगर उसके बाद राजधानी कहाँ रहती है? श्रीनगर ही रहती है। और अजयपाल ने क्या किया? हमारे 52 गढ़ों को जीत के अजयपाल ने हमने 52 गढ़ों को जीत के इकट्ठा किया। मतलब इसे हमें गढ़वाल का बिस्मार्क कह सकते हैं। गढ़वाल बिस्मार्क इसलिए कह सकते हैं कि इसने कि 52 गढ़ों को जीत के सब गढ़ों को इकट्ठा किया और ये गढ़ बनाया, उसे गढ़वाल की स्थापना की। और अजयपाल ने क्या किया? ये एक धूली पाथा की व्यवस्था की। धूली पाथा क्या था कि एक प्रकार का पाथा होता है या बट्टा होता है, जिसको आज के दिन में बट्टा जिसको बोलते हैं। उस समय क्या है, लोग क्या है कुछ बेईमानी करने लगे थे कि मतलब किसी को कुछ सामान देना है तो कम सामान देते थे, कम बट्टा यूज करते थे, और किसी से कुछ सामान लेना है तो बड़ा बट्टा यूज करके ज्यादा सामान लेते थे। तो इस सबको देख देख अजयपाल ने क्या है, 2 किलो का एक पाथा बनाया जिसका नाम था धूली पाथा। अजयपाल ने एक पाथा बनाया, स्टैंडर्ड पाथा एक बनाया जिसका नाम था धूली पाथा। और अजयपाल ने जब ये 52 गढ़ों को जीता था तो 51 गढ़ इसने साधारण से जीत लेते। उसने इसकी स्वाधीनता स्वीकार कर ली थी और कुछ के साथ ये युद्ध में जीत गया। परंतु सिर्फ 52 गढ़ था उप्पूगढ़। 52 गढ़ का था उप्पूगढ़ का शासक कौन था? कप्पू चौहान। तो कप्पू चौहान ने इसकी आधीनता स्वीकार करने के लिए मना कर दिया। कप्पू चौहान ने बोला मैं आपकी आधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, मैं स्वतंत्र हूं और स्वतंत्र ही रहूंगा। जब कप्पू चौहान ने इसके साथ युद्ध किया तो जो कप्पू चौहान का सेनापति था देबू था। तो कप्पू चौहान की मां ने देबू से बोला कि यदि तुझे लगे कि कप्पू चौहान युद्ध में हार गया है तो यहाँ आके हमें बताना, जिससे कि हम पूरे राज्य में जौहर कर लेंगे और पूरे राज्य में आग लगा देंगे। तो कप्पू चौहान ने बोलते हैं कि अमूमन क्या है, कप्पू चौहान ने अजयपाल को हरा दिया था। परंतु लास्ट में क्या हुआ कि अजयपाल की सेना ने कप्पू चौहान को घेर दिया चारों साइड से। जब कप्पू चौहान को घेर दिया तो देबू को ये लगा कि कप्पू चौहान मारा गया है। देबू वहां से गया, अपना उप्पूगढ़ गया और उसकी माँ को बता दिया कि कप्पू चौहान मारा गया। तो उसकी माँ ने क्या किया कि पूरे राज्य में आग लगा दिया और जौहर कर दिया। जब कप्पू चौहान यहाँ से जीतने के बाद अपने राज्य में गया तो देखा उसने पूरा उधर राख ही राख हो के पूरा आग लग रखा है। तो कप्पू चौहान ने क्या किया कि उदास बैठ गया वो। जब वो कप्पू चौहान उदास बैठा था तो उसमें अजयपाल की सेना पीछे से आई और उन्होंने क्या किया, कप्पू चौहान को पकड़ के अजयपाल के पास ले गए। तो अजयपाल ने कप्पू चौहान से बोला कि तू अभी भी हमारी आधीनता स्वीकार कर ले, हम तेरे को इससे भी बड़ा राजा बना देंगे। पर कप्पू चौहान ने बोला कि मैं नहीं करूंगा, मैं क्या जो है पशुओं में शेर की तरह हूँ और पक्षियों में गरुड़ की तरह हूँ। कप्पू चौहान ने बोला कि मैं पशुओं में शेर की तरह हूँ और पक्षियों में गरुड़ की तरह हूँ, मैं तुम्हारी आधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। फिर अजयपाल ने बोला कि इसकी गर्दन को ऐसे काटो कि जिससे इसका सर सीधा मेरे पाँव में गिरे। तो उसके सैनिकों ने उसका सर काटा। बोलते हैं कि उसका सर क्या अजयपाल के पाँव में न गिर के उसके अपोजिट गिर गया था। कुछ मानते हैं कि इसने कुछ मिट्टी खा ली थी जिसके कारण इसका सर क्या है उसके अपोजिट गिरा था। जब इसका सर उसके अपोजिट गिरा तो तब अजयपाल ने तब बोला कि वीर तुम जीते और हमारे, वीर तुम जीते और हमारे। ये किसने बोला था? अजयपाल ने बोला था। किसके लिए बोला था? कप्पू चौहान के लिए बोला था। और अजयपाल को जो है कवि भरत था। कवि भरत कौन था? मानसा का दरबारी कवि था। मानसा का दरबारी कवि भरत था। कवि भरत ने इसे युधिष्ठिर की उपाधि दी। युधिष्ठिर, महात्मा अशोक, एक छत्र सम्राट, कृष्ण, भीम, बिस्मार्क, कुबेर और इंद्र, इन सब की उपाधि क्या है अपना अजयपाल को दी थी। अजयपाल को बिस्मार्क की उपाधि तो इसलिए दी थी क्योंकि इसने पूरे 52 गढ़ को जीता था। जिस प्रकार बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था उसी प्रकार हमारा अजयपाल ने गढ़वाल का एकीकरण किया और 52 गढ़ को पूरा जीत के इकट्ठा किया था। और बिस्मार्क ने एक हमारे सरोला ब्राह्मणों की भी नियुक्ति की थी, सरोला ब्राह्मण। उसके बाद हमारा जो है 41वां राजा आता है, राजा विजयपाल। राजा विजयपाल जो होता है दापा पर आक्रमण करने वाला प्रथम राजा होता है। दापा होता है जो हमारा वर्तमान का तिब्बत है ना, पहले उसका नाम क्या था? दापा था। दापा भी आक्रमण करता है विजयपाल, परंतु यह उस आक्रमण में हार जाता है। उसके बाद 43वां राजा था हमारा
राजा बलभद्र शाह ने 1575 से लेके 1591 तक शासन किया। राजा ने बलभद्र शाह ने कब से 1575 से लेके 1591 तक शासन किया। और जो बलभद्र शाह था हमारे शाह की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। बलभद्र शाह जो था हमारा शाह की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। और शाह की उपाधि किसने दी थी? लोधी वंश के किसी शासक ने, लोधी वंश के किसी शासक, क्योंकि 1575 से लेकर 1591 तक इसने शासन किया। उस समय हमारे भारत में लोधी वंश था, लोधी वंश तो नहीं था उस समय, हमारे मुगल वंश था, पर लोधी वंश कहीं ना कहीं था। परंतु लोधी वंश के किसी शासक ने से क्या है? शाह की उपाधि दी। और जो कवि देवराज है कवि देवराज ने इसकी तुलना किससे की? भीमसेन से इसकी तुलना की थी। कवि देवराज ने इसकी तुलना किससे की थी? भीमसेन से की थी। और 44वां राजा था हमारा मानसा। ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट राजा होता है, क्योंकि मानसा जो इसने शासन किया था हमारा 1491 से लेकर 1611 तक, 1591 से लेकर 1611 तक मानसा ने गढ़वाल में शासन किया। और मानसा मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इसने दापा पर अगेन आक्रमण किया। पहली बार आक्रमण किसने किया था? विजयपाल ने, परंतु वो हार गया था। अब ये दापा पे दोबारा आक्रमण करता है मानसा, और इस बार ये जीत जाता है। और दापा से क्या करता है? 1000 स्वर्ण कलश लेके आता है। दापा से क्या लेके आता है? 1000 स्वर्ण कलश, और उनको क्या है? गौरी मठ चमोली में स्थापित कर देता है। गौरी मठ चमोली में स्थापित कर देता है। और मानसा का जो दरबारी कवि होता है, कवि भरत होता है। मानसा का दरबारी कवि क्या है? कवि भरत है। और ये मानसा जो है, इसका जो अपना लक्ष्मी चंद होता है, लक्ष्मी जो कुमाऊं का 46वां राजा लक्ष्मी चंद होता है, उसका मानसा के साथ क्या है? 7 बार आक्रमण होता है। 7 बार क्या है? मानसा जीत जाता है। परंतु 8वें बार क्या है? लक्ष्मी चंद की विजय हो जाती है, और मानसा का जो सेनापति होता है खतर सिंह, वो मारा जाता है। खतर सिंह मारने के बाद क्या है? कुमाऊं में खतड़ुआ त्योहार की शुरुआत हो जाती है। और जो इस वंश का 46वां राजा होता है श्यामशाह। ये अपना पंवार वंश का 46वां राजा कौन सा होता है? हमारा श्यामशाह होता है। 1611 से लेकर 1631 तक। श्यामशाह कब से कब तक शासन करता है? 1611 से लेकर 1631 तक। श्यामशाह को हम क्या किया? गढ़वाल का तुगलक, एक घमंडी राजा और एक बिलासी राजा, इसको बोल सकते हैं हम। इसको अपने गढ़वाल का तुगलक बोल सकते हैं, घमंडी राजा बोल सकते हैं, और बिलासी राजा बोल सकते हैं। जो श्यामशाह की थी 60 रानियां थी श्यामशाह की। अब बोलते हैं कि जब श्यामशाह मरा था, ये अपना अलकनंदा नदी में नौकायन कर रहा था, उस समय ये डूबने से इसकी मृत्यु हो गई थी। जो इसकी 60 रानियां थी सब इसके साथ सती हो गई थी, श्यामशाह के साथ सती हो गई थी। और जो श्यामशाह के टाइम पे एक जो इसका जयसोट पादरी गढ़वाल में आया था। श्यामशाह के टाइम पे क्या आता है? जयसोट पादरी कब आया था? 1624 में गढ़वाल में आता है जयसोट पादरी। और श्यामशाह जो है, इसने क्या है? जहांगीर को, श्यामशाह ने मुगल बादशाह जहांगीर को क्या है? हाथी घोड़े उपहार दिए थे। हाथी और घोड़े उपहार दिए मुगल बादशाह जहांगीर को। और श्यामशाह की बोलते हैं कि कोई संतान नहीं थी श्यामशाह की। इसकी 60 रानियां थी, परंतु संतान नहीं थी। उसके बाद इसका चाचा, श्यामशाह का चाचा महिपति शाह 46वां राजा गढ़वाल बनता है। और ये 1631 से लेके 1635 तक, 1631 से लेकर 1635 तक मात्र 4 साल की गढ़वाल पे शासन करता है। और जिसको सेनापति होता है महिपति साहब के सेनापति होता है, एक होता है लोधी रिखोला, एक माधव सिंह भंडारी, और एक बनवारी दास। जो माधव सिंह भंडारी होता है, इसने जो मलेथा की कूल बनाई थी, माधव सिंह भंडारी था। और बोलते हैं कि जब मलेथा कूल बनाई थी तो उसमें अपने पुत्र का बलिदान भी किया था। जब इसने पुत्र का बलिदान किया था, तब इसको क्या है? गर्भभंजक की उपाधि मिली। किसको मिली? माधव सिंह भंडारी को किसकी उपाधि मिली थी? गर्भभंजक की। और उसी प्रकार महिपति शाह को हमारी गर्भभंजन, महिपति शाह को किसकी उपाधि मिली थी? गर्भभंजन की। भंजक हो गया माधव सिंह भंडारी, और गर्भभंजन हो गया महिपति शाह। गर्भभंजन बोलते हैं कि एक बार क्या हरिद्वार में इसने कुछ नागा साधुओं की हत्या कर दी थी। हरिद्वार में इसने नागा साधुओं की हत्या कर दी थी। और उसके बाद ये ऋषिकेश गया। ऋषिकेश में एक भरत मंदिर है, तो उसमें भरत मंदिर में मूर्ति की इसने आंखें निकाल दी थी, मूर्ति की आंखें निकाल दी थी। जब इसे लगा कि मैंने बहुत पाप कर लिया, तो किसी एक युद्ध में इसने अपना बलिदान दे दिया था। किसी एक युद्ध में इसने अपना बलिदान दे दिया। उसके बाद इसका 47वां राजा आता है पृथ्वीपति शाह। महिपति शाह का लड़का होता है पृथ्वीपति शाह। ये 1635 से लेकर 1664 तक गढ़वाल की गद्दी पे बैठता है।
1635 से लेकर 1664 तक। परंतु जब ये गद्दी पे बैठा उस समय ये अल्प वयस्क था। जब ये गद्दी पे बैठा था उस समय क्या था, ये अल्प वयस्क था। तो इसकी संरक्षिका थी रानी कर्णावती 5 साल के लिए। 1635 से लेकर 1640 तक इसकी संरक्षिका कौन थी, रानी कर्णावती। रानी कर्णावती जिसको नागकटी रानी भी बोलते हैं, रानी कर्णावती को नागकटी रानी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। और जो अपना मुगल शहजादा सुलेमान सिको को शरण दी थी किसने, पृथ्वीपति शाह ने 1658 में। पृथ्वीपति शाह ने सुलेमान सिको, मुगल शहजादा सुलेमान सिको कौन था, ये अपना दारा सिको का लड़का, और औरंगजेब का भाई दारा सिको था, उसका लड़का सुलेमान सिको था। तो इसको शरण दी थी पृथ्वीपति शाह ने। और जो इसका लड़का था मेदिनी शाह ने इसको क्या है, औरंगजेब को बता दिया था कि वो ना सुलेमान सिको है कि इसको शरण दे रखी है पृथ्वीपति शाह ने, और इसको औरंगजेब के हैंडओवर कर दिया। इसलिए मेदिनी शाह को भी पृथ्वीपति शाह ने देश निकाला कर दिया। और मेदिनी शाह यहाँ से कहाँ गया, दिल्ली दरबार में गया। कुछ दिनों बाद दिल्ली दरबार में इसकी मृत्यु हो गई थी मेदिनी शाह की। उसके बाद हमारा जो 51वां राजा और मोस्ट इंपॉर्टेंट राजा होता है प्रदीप शाह, मेदिनी शाह का लड़का प्रदीप शाह। ये 1717 से लेके 1772 तक, 1717 से लेके 1772 तक गढ़वाल में शासन करता है। और ये क्या प्रदीप शाह इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारा जितने भी साहित्यकार है सबकी ये सेम डेट है। बाकी जितने राजा उनकी डेट आगे पीछे हो सकती है, परंतु प्रदीप शाह की डेट सेम है। 1717 से लेकर 1772 तक इसने शासन किया। और इसकी संरक्षिका थी महारानी कनक देवी। प्रदीप शाह की संरक्षिका थी महारानी कनक देवी। उसके बाद 52वां राजा हमारा आता है ललित शाह। ललित शाह ने 1772 से लेकर 1780 तक, ललित शाह ने 1772 से लेकर 1780 तक गढ़वाल में शासन किया। और इसने किया बगवाली पोखर का युद्ध। 1779 में मोहनचंद के साथ लड़ा। उसमें क्या है, मोहनचंद को हरा के इसने अपने पुत्र क्या है प्रद्युम्न शाह को उसका देवीचंद का दत्तक पुत्र बना के कुमा का राजा बनाया था। उसका 53वां राजा था हमारा जयकृत शाह। 53वां राजा कौन सा था हमारा, जयकृत शाह। जयकृत शाह 1780 से लेकर 1786 तक राजा बनता है। जो अपना ललित शाह है इसके 4 पुत्र थे। एक्चुअल में ललित शाह के 4 पुत्र थे। कौन कौन से, प्रद्युम्न शाह था, जयकृत शाह था, मान शाह था, और एक और शाह था कोई। तो अपना जयकृत शाह सबसे बड़ा भाई था और प्रद्युम्न शाह था 30 नंबर का भाई था। ये क्या सौतेले थे, सौतेले मतलब। तो 54वां राजा हमारा क्या प्रद्युम्न शाह बना। प्रद्युम्न शाह ने 1786 से लेके 1804 तक, प्रद्युम्न शाह ने 1786 से लेके 1804 तक गढ़वाल पे शासन किया। उसके बाद 1791 में जब 1791 में जो अपना नेपाल ने जब कुमाऊं को जीत लिया था 1790 में, तो 1791 में इन्होंने गढ़वाल पे भी आक्रमण किया। परंतु क्या गढ़वाल में क्या आक्रमण करते समय लंगूरगढ़ में एक संधि हुई थी। लंगूरगढ़ नामक एक जगह में एक संधि हुई थी। वो संधि इसलिए हुई थी कि जब नेपाल से गढ़वाल पे आक्रमण किया था तो उसी समय चाइना का नेपाल पे आक्रमण हो गया था। तो नेपाल नरेश ने क्या किया कि गढ़वाल पे जितने अपना सैनिक आए थे सबको वापस बुला दिया। इसलिए इन्हें लंगूरगढ़ से वापस जाना पड़ेगा। लंगूरगढ़ में एक संधि हुई थी प्रद्युम्न शाह के साथ। उसके बाद अगेन क्या नेपाल ने 1804 में गढ़वाल पे दोबारा आक्रमण किया। जब 1803 में गढ़वाल में भयंकर भूकंप आया था, उसके बाद 1804 में क्या नेपाल ने दोबारा आक्रमण किया और खुड़बा है जो देहरादून में खुड़बुड़ा का मैदान, उसमें 14 मई 1804 को एक निर्णायक युद्ध हुआ था प्रद्युम्न शाह और नेपाल नरेश के बीच में। उसमें क्या है प्रद्युम्न शाह मारा गया और नेपालों का भी गढ़वाल पे आक्रमण हो गया, अधिकार हो गया। नेपाल ने गढ़वाल पे आक्रमण किया 1804 से लेकर 1815 तक। मतलब नेपाल ने कुमाऊं पे आक्रमण किया 25 साल और गढ़वाल में 12.5 साल इन्होंने अधिकार किया था अपना। धन्यवाद।